Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In our today's lecture of Ultimate Revision series, we are going to start with History, chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसके कारण नोट्स बनाने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और आज दिन भर में अब जाकर कहीं ये लेक्चर अपलोड हो पा रहा है. बट डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे. गेटिंग? चलो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, राइट, जिसको एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया है जिसका नाम है फ्रेडरिक सूरो इन 1848. ईयर याद रखना, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको नोट्स में इंक्लूड करने का कारण ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट. इससे एक आध MCQ तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है. पेंटिंग का नाम क्या होता है? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक. पूरी दुनिया में उस समय जो लोग डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कंट्री का, रिपब्लिक नेशन का एक सपना देख रहे थे, उसके बारे में बताया था, राइट. पीपल आर पेइंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर बनाया गया था. किसके लिए? क्योंकि लोग उसको फ्रीडम की नज़र से देख रहे थे, है ना. इट was having a torch of enlightenment in one hand and the charter of rights of man in the other. charter of rights of man मतलब यहाँ पर rights की बात हो रही है, तो बेसिकली rights किस में होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. तो उसकी भी डिमांड यहाँ पर चल रही थी, ठीक है. अब इसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं, ठीक है. स्काई में दिखता है जीसस और कुछ एंजल्स जो हैं वो लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स को बरसा रहे हैं, ठीक है. साथ में ज़मीन में टूटे हुए टुकड़े डले हुए हैं, वो किसके हैं? वो ऑटोक्रेटिक रूल के हैं, ठीक है. वो किसके हैं? ऑटोक्रेटिक रूल, राइट. देन चैप्टर की स्टोरी लाइन कहाँ पर पहुँचाती है हमको? स्टोरी लाइन बताती है कि नेशनलिज्म इमर्ज होगा, ठीक है. पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड चेंज होगा. यूरोप में लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी, पॉलिटिकल सिस्टम्स वहाँ पर चेंज होंगे और इमरजेंस होगा नेशन स्टेट का. पहले ये समझो कि नेशन स्टेट होता क्या है. इसके पहले देखेंगे कि मॉडर्न स्टेट क्या होता है. मॉडर्न स्टेट का मतलब रहता है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर है, किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ में सेंट्रल पावर जो है वो कंटेन रहती है, ठीक है. एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. एक टेरिटरी के ऊपर कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? सेंट्रलाइज पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना. पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लोगों के पास नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट. ये होता है आपका मॉडर्न स्टेट. लेकिन नेशन स्टेट क्या बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स तो कर ही रहे हैं रूल, लेकिन साथ में मेजॉरिटी को उनके सपोर्ट में रहना ज़रूरी है ना. डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है. कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री रहेगी, तभी क्या होगा? नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट जो है उनका इमरजेंस होगा, राइट. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. आपने हिस्ट्री में इस चैप्टर में पढ़ी होगी एक लाइन कि भाई जब व्हेन द फ्रेंच स्नीजेस हाफ ऑफ द यूरोप गेट्स कोल्ड, है ना. मतलब कि फ्रांस में अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो बाकी यूरोप में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है. इसलिए जब हम चैप्टर में नेशनलिज्म, यूरोप में जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, क्योंकि आइडिया यहीं से आया. फिर उसके बाद बाकी यूरोप की कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 की हिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर है जहाँ आपने पढ़ा होगा. यहाँ पर जो उसका बेसिक्स है वो हम देख लेंगे, ठीक. नेशनलिज्म पहली बार कहाँ पर एक्सप्रेस किया गया था या इमर्ज हुआ था? 1789 में फ्रांस में. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस इमर्ज होता है, ठीक है. वो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ला पैट्री, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि वो फ्रांस जो है ना, उसके प्रति एक डिवोशन दिखा रहे हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी दिखा रहे हैं. एंड ले सिटिजन, मतलब कि सिटीजन जो है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल जो पावर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, सेंट्रलाइज पावर जो है ना, मोनार्क है, उसके हाथ में सारी पावर है, तो वो सिटीजन को कुछ भी नहीं समझ रहा. गेटिंग? रेवोल्यूशनरीज नया फ्लैग जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. एस्टेट जनरल क्या होती है? असेंबली होती है तीनों एस्टेट की. 3 एस्टेट्स कौन कौन से थे आपके? क्लर्जीज, नोबैलिटीज एंड पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, ठीक है. इन सब की जो असेंबली होती है, ठीक है, सबका एक ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है एस्टेट जनरल, ठीक. इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स रीनेम्ड. एस्टेट जनरल को बाद में क्या नाम रख दिया जाता है? नेशनल असेंबली, जहाँ पर जो तीनों एस्टेट के लोग हैं वो मिलकर क्या करना चाहते थे? इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जिसमें से 2 एस्टेट जो थे वो नहीं चाहते थे कि लास्ट एस्टेट जो है पीजेंट्स और आर्टिस्ट जो है
उनको यहाँ पर पावर मिले, लेकिन इन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स बनाया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पर क्या रखा गया कि सारे लोगों के लिए लॉज कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो हम सुधारेंगे लेकिन वो भी सेंट्रलाइज्ड ही रहेगा। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स निकाले गए। वेट्स एंड मेजर्स मतलब आप जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं, है ना, वो एक से होंगे। फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बताया गया नेशन के लिए कि सारे लोग जो है वो रीजनल डायलेक्ट्स को छोड़कर कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को क्या लगता था कि उनका मिशन क्या है, टू हेल्प पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को लगता था कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैलाने का जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है, वो हमारा मिशन है, राइट। इसलिए वो शुरुआत अपनी कंट्री से करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है ऑलरेडी कि अब हम बाकी कंट्रीज को क्या करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले हैं। सिविल कोड आता है 1804 में, नेपोलियनिक कोड भी बोला गया। क्यों? क्योंकि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया गया, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट एक पर्सन होता है जो बेसिकली आप कहें इन्वेडर होता है, ठीक है। नेपोलियन का आइडिया क्या होता है कि उसको बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज पे जाकर कंट्रोल करना होता है, ठीक है, और अपना एम्पायर जो है उसको एक्सपैंड करना चाहता है। फ्रेंच जो एम्पायर था उसको एक्सपैंड करना चाहता है, ठीक है। तो ये अपना एक नेपोलियनिक कोड निकालता है 1804 में, डेट याद रखना, ठीक। इट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ठीक है। वो क्या बोलता है कि भाई डेमोक्रेसी को तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स जो हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव कर देंगे और ज़्यादा रैशनल कर लेंगे, है ना। रैशनल मतलब लॉजिकल, राइट, और एफिशिएंट का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, टाइमली काम होंगे सारे। अबॉलिश प्रिविलेजेस, है ना। कौन से प्रिविलेजेस को अबॉलिश करेगा, जो बेस्ड ऑन बर्थ थे, ठीक है। बेस्ड ऑन बर्थ किसके थे, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, ठीक है, नोबेलिटीज एंड क्लर्जीज, राइट। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, मतलब लॉ के सामने सारे लोग कैसे होंगे, बराबर होंगे, राइट। प्रिविलेजेस जो थे ना वो खत्म हो गए। अब फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोगों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे थर्ड स्टेट के लोगों को किया जाता था। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, राइट, जिसके कारण पीजेंट्स जो थे उनको फ्री कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स बनते थे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे पीजेंट्स काम करते थे, राइट। और क्योंकि ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो जाते थे, तो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को सुधार दिया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज, मतलब सारे लोगों के लिए एक जैसे लॉज बना दिए गए। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स को कैरी किया गया, राइट। कॉमन नेशनल करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी क्यों चलाई गई, ताकि सारे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं या सारे लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म वे में हो, ठीक है। पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट और वर्कर्स जो थे, इन लोगों को जो नया फ्रीडम मिला था ये एंजॉय कर पा रहे थे। इन लोगों को, क्योंकि ये थर्ड एस्टेट के लोग थे, कौन से एस्टेट के लोग थे, थर्ड एस्टेट, इनको अभी तक ऐसी कोई फ्रीडम मिली नहीं थी, ये हमेशा से एक्सप्लॉइट हो रहे थे लुईस 16 के अंदर। लुईस 16 कौन था, फ्रांस का राजा, ठीक है। तो इनको नया फ्रीडम जो मिला था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। किसको ख़राब लग रहा होगा, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोगों को। मिक्स्ड रिएक्शन थे लेकिन, ठीक है। मिक्स्ड रिएक्शन कैसे थे, जो आसपास की कंट्रीज थी उनके मिक्स्ड रिएक्शन थे, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे रीजन्स को कॉन्क्योर किया था, ठीक है। पहले जो फ्रेंच आर्मी थी नेपोलियन के अंदर, उसको ऐसा बोला जाता था कि ये हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हैं। हार्बिंगर का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उस चीज़ को लेकर आ रहा है ना, लिबर्टी लेकर आ रहे हैं फ्रेंच आर्मी, है ना, अंडर नेपोलियन। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये तो सिर्फ इन्वेजन हो रहा है, राइट, क्योंकि नेपोलियन जो है उसका एम अलग ही है, राइट। क्यों लोगों को लगा कि हॉस्टैलिटी हो रही है, क्योंकि इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप ला दी गई। सेंसरशिप मतलब है कि कुछ भी आप मीडिया जो है, मीडिया उस समय हम प्रिंट मीडिया देख सकते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर्स, राइट, गेटिंग। तो ये सारी चीज़ों में किंग या जो नेपोलियन है उसकी परमिशन के बगैर उसके खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं छापी जा सकती थी। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़, मतलब कि नेपोलियन क्योंकि इन्वेडर था तो उसको हमेशा से इंटरेस्ट था कि भाई फ्रेंच आर्मी जो है उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें हम ट्रेन कर ले। तो वो फोर्सफुली लोगों को बोलता था कि आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, गेटिंग। यहाँ पर अगर हम देखें मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बाकी जगह पर ये कैसे पहुँचा, क्योंकि कोई भी नेशन स्टेट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप से, मतलब क्या थी यहाँ पर
डाइवर्सिटी, राइट। ओनली बाइंडिंग टाई क्या थी? कॉमन एलिगेंस टू दी एम्परर। कॉमन एलिगेंस टू दी एम्परर का मतलब क्या है कि सारे लोग अलग अलग थे, एथनिक ग्रुप्स अलग अलग थे, लेकिन सबके बीच में कॉमन एक ही चीज़ थी कि वो एक पर्टिकुलर एम्परर के अंदर ही काम कर रहे थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको समझ में आएगी कि अभी तक चल रही थी एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, मतलब वैसे तो मोनार्की चल रही थी, उसको हटाकर नेपोलियन आता है, और नेपोलियन आता है तो वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और नई मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे होगा ये हम देखते हैं। रिच एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोग जो रिच थे, जिनके हाथ में पावर थी, वो यूनाइटेड रहते थे, लेकिन उनके बीच में भी डिविजन्स थे, डिफरेंसेस थे, लेकिन वो क्यों यूनाइटेड रहना चाहते थे? क्योंकि उनके पास पावर थी, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई पावर अगर हम 4 लोगों के पास है तो हमारे ही पास रहे, बाकी थर्ड एस्टेट के पास ना जाए, ठीक है। ये लोग फ्रेंच बोलते थे, बट ये एक स्मॉल ग्रुप था। तो मेजॉरिटी कौन थी? स्मॉल ग्रुप मतलब ये क्या थे? माइनॉरिटी, कम थे नंबर में, राइट। ज़्यादा कौन थे? पीजेंट्स। पीजेंट्स वर इन मेजॉरिटी। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ? कमर्शियल क्लास बढ़ने लगी, वर्किंग क्लास बढ़ने लगी। वर्किंग क्लास कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेटर हुआ, तो ये कमर्शियल क्लास बन गए, ठीक है। वर्किंग क्लास जो अभी तक बहुत ही लोअर लेवल पे चल रही थी, इनकम बहुत कम थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अब वो मिडिल क्लास बनने लग गए थे, मतलब सबका लेवल अप हो रहा था, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे थे, बिजनेसमैन्स बन रहे थे। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो थी, इनको समझ में आया, पढ़े लिखे लोग, लिबरल मिडिल क्लास समझे। वर्किंग क्लास जो मिडिल क्लास बन गई थी। लिबरल मतलब जो थोड़े से खुले विचारों के थे, ठीक है, जिनको ये समझ में आता था कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें ईजी होनी चाहिए और हमारे हाथ में राइट्स होने चाहिए। और जो पढ़े लिखे थे उन्होंने क्या बोला कि भाई एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो कुछ लोगों को मिल रहे हैं, इवन व्हेन दे आर इन माइनॉरिटी, है ना, स्मॉल इन नंबर्स, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? लिबरल लोगों ने डिमांड करी तो एक नया आइडियल क्रिएट होगा, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लिबरल नेशनलिज्म का। लोग जो नेशनलिज्म की डिमांड तो कर रहे हैं, मतलब अपने नेशन के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, ठीक है, वो अपने नेशन को फ्री कराना चाहते हैं, राइट, एक कॉमन आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं, और लिबरल भी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म क्या था और कैसे बनता है, ठीक। यहाँ पर लोग क्या डिमांड करेंगे कि भैया फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश होनी चाहिए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को थोड़ा सा हवा दे रहे थे, ठीक है। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या चाहते थे कि भैया एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म ही कर दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रखो। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि लोग वोट करेंगे, इलेक्ट होकर जो लोग सामने आएंगे वो कंट्री को चलाएंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करो? प्रोटेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि अभी मिडिल क्लास बन रहे थे तो ये दे वर हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये अनइक्वल का साइन लगा है, ध्यान रखेंगे इसका। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या बोल रहा था कि राइट टू वोट मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और वो आदमी है, ठीक है। विमेन को हमने यहाँ पर क्या नहीं दिया था? वोटिंग राइट की बात तो की ही नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ कह रहे थे। तो यहाँ का जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है उसको आप आज के एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म में इक्वालिटी बिफोर द लॉ से कंपेयर नहीं कर सकते। नेपोलियनिक कोड ने क्या बोला? और ख़राब काम कर दिया, विमेन को माइनर बता दिया, ठीक है, मतलब माइनर बनाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उनको विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड करने थे। प्लस नेपोलियन भी नहीं चाहता था कि विमेन ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। इकोनॉमिक नज़रिए से अगर आप देखें तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि भैया मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना, सेलिंग करना पर्सन की अपनी खुद की मर्जी होनी चाहिए, ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए और रिस्ट्रिक्शन कम होने चाहिए ना। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स एंड कैपिटल, डिफरेंट वेट्स, मेजर्स, करेंसी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी? ऑब्स्टेकल हो रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में। और ये जो आपकी न्यू मिडिल क्लास थी ये चाहती थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म कर दी जाएं, लेकिन किस तरीके से? क्योंकि यूनिफॉर्म तो नेपोलियन ने भी किया था, राइट। किस तरीके से यूनिफॉर्म करना है कि वो जो नई कमर्शियल क्लास, जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, उसको फ़ायदा करे, ठीक है। नया मेजरमेंट जो लाना था
उसको क्या बोल दिया कि भैया आप सारे के सारे जो कपड़े हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा, LA के हिसाब से। ठीक है, ये क्या था, जैसे आज आप मीटर देखते हैं वैसे ही उस समय उसको क्या बोला गया, LA। ज़ोल्वेरिन क्या था, ज़ोल्वेरिन एक कस्टम्स यूनियन था, 1834 में बना। ये जो है ये आपके MCQ वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ना एक तो चैप्टर हद से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से लॉन्ग आंसर्स बनते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हम इनको भी मिस नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ से बन जाते हैं MCQs। गेटिंग, इसलिए नोट्स में थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि नोट्स काफ़ी बड़े बने हैं, बट मैं ये चाह रही थी कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम बन जाए। राइट, प्रशिया ने बनाया, ठीक है, ज़ोल्वेरिन। इसने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया और नंबर ऑफ करेंसीज को भी कम कर दिया। देखो बात हम कर रहे हैं यूरोप की। ठीक है, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पास पास है, बहुत ही ज़्यादा पास पास कंट्रीज़ हैं। राइट, बॉर्डर्स से सेपरेटेड है। अब यूरोप में अगर ट्रेड करना है किसी को तो मान लो इस कंट्री में आए तो करेंसी चेंज हो गई, फिर इस कंट्री में गए तो करेंसी चेंज हो गई, तो करेंसीज के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे जिसमें लोगों को एक्सचेंज में परेशानी आ रही थी। तो दे रिड्यूस दी ज़ोल्वेरिन रिड्यूस दी नंबर ऑफ करेंसीज। रेलवे नेटवर्क को क्रिएट कर दिया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए ना और ट्रेड ईजी हो सके। वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्या किया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। राइट, अब लोग और ज़्यादा उत्साह के साथ चाहते थे कि क्या हो, नेशनलिज्म स्प्रेड हो जाए। ठीक है, और हमें ऑटोक्रेसी से छुटकारा मिले। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है। क्या हो जाएगा, नेपोलियन जो था उसको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू 1815। ठीक है, अब इसको हरा दिया जाएगा। तो अभी तक इसने क्या किया था, कंजर्वेटिज्म को हटा के रखा था, लेकिन जब ये नेपोलियन हार जाएगा तो फिर से दोबारा से कंजर्वेटिज्म आ जाएगा। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिज्म क्या था, कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जिनको ऐसा लगता था कि पास्ट, कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको कंजर्वेटिव तरीके से काम करना चाहिए, उसको पास्ट को बचा के रखना चाहिए और कल्चरल हेरिटेज को बचाना चाहिए। ठीक है, जितने भी नए नए तरीके से जो नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म जैसे थॉट्स सामने आते थे इनको हवा नहीं देता था आपका कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म दोबारा से आ जाता है, लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, इनका मानना होता है कि अगर हमें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट और सोसाइटी को बचाना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, जैसे कि चर्च, मोनार्की और सोशल हायरार्की। ठीक है, चर्च की अगर पावर को आपको बचा के रखना है, मोनार्की को बचा के रखना है, और सोशल हायरार्कीज जो है मतलब एक अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, सबसे नीचे मिडिल क्लास या जो कुछ भी है, इस तरीके से अगर हमको इनको मेंटेन करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तो हमें बचाना है, दोबारा से चर्च को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन हमें मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें चेंज हुई थी आफ्टर 1815। So they accepted that modernization could strengthen traditional institutions like monarchy, ठीक है, या चर्च। साथ में किस तरीके से ये मॉडर्नाइजेशन करने चाह रहे थे, आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी को लेकर आना चाहते थे। ठीक है, ताकि लोगों को ये भी समझ में आए कि कंजर्वेटिज्म की गवर्नमेंट तो आई है लेकिन वो उनका बुरा नहीं चाह रही है, वो भी मॉडर्नाइज करना चाहती है। बट अल्टीमेटली एम क्या था कि जिन चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे थे इतने समय से, वो चीज़ें दोबारा से इस्टेब्लिश होने वाली थी। 1815 आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर कौन कौन थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों के चारों कहाँ मिलते हैं, वियना में। वियना एक जगह है। ठीक है, टू ड्रॉ सेटलमेंट फॉर यूरोप की भैया अब क्या करना है, नेपोलियन को तो हमने हरा दिया। ठीक है, तो अब फ्रांस का क्या काम है। ठीक है, मतलब अब फ्रांस को कैसे सेटल करने वाले हैं, फ्रांस के साथ क्या होने वाला है। कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना लगाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 याद रखेंगे किस लिए, ताकि यूरोपियन एरियाज़ में, है ना, नेपोलियन ने जितने चेंजेस किए तो उनको दोबारा से अंडू किया जा सके, मतलब उनको दोबारा से पहले जैसा किया जा सके। ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना से आपके पास आराम से एक शॉर्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसको
मार्क कर लो, इसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। हार्डली थोड़े थोड़े से ही पॉइंट है, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है इसको। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 क्या किया, बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आए, ठीक है, मतलब मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश कर दी। फ्रांस के पास जो टेरिटरीज थी, जो नेपोलियन ने इन्वेड करी थी, जीता था जिन टेरिटरीज को, उनसे फ्रांस को हाथ धोना पड़ता है, राइट। आगे फ्रांस के एक्सपेंशन को कैसे रोकना है, इस पर बात चलती है। और टेरिटरीज जो होती हैं, जो ये नेपोलियन जितनी भी टेरिटरीज को जीत कर आया था, है ना, उन सारी की सारी टेरिटरीज को किसके बीच में बांट दिया जाता है, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। समझ में आया, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना का सोल पर्पस क्या था, फ्रांस को वीक करना, ठीक है, टू वीकन फ्रांस आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन। मेन इंटेंशन टू रीस्टोर मोनार्की इज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, मोनार्की को दोबारा स्टैब्लिश करना, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को बनाना जो कि ऑटोक्रेसी था, और इसने सबसे पहले ये आकर क्या कर दिया, सेंसरशिप लॉस को इम्पोज कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑल दो नेपोलियन के जाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बाकी रेवोल्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। और साथ में अब ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, ये फ्रांस से निकल के बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पहुंचती हैं। रेवोल्यूशनरीज मतलब जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, उनका क्या सोचना था और उन्होंने बाकी लोगों को कैसे इंस्पायर किया। फियर ऑफ रिप्रेशन था, ठीक है, मतलब कि दोबारा से एक दबा दिए जाने का, दबाव का एक फियर था, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी चालू कर दी, ठीक है, ताकि रेवोल्यूशनरीज को चुपके चुपके क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें। कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की स्टैब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस से ऑब्वियसली बात है फ्रेंच पीपल तो खुश होंगे नहीं, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज तो कुछ होंगे नहीं, तो दे कमिटेड देमसेल्व्स दैट नाउ वी विल बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। इटालियन रेवोल्यूशनरी का नाम आएगा ज्यूसेप मजीनी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगा दूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन तो उठा के आपको दे ही देता है, चाहे एमसीक्यू में दे दे या फिर शॉर्ट आंसर में दे दे। मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट आंसर्स आते हैं और एक आध एमसीक्यू आ ही जाता है। ये बन जाते हैं लीडर एक सीक्रेट सोसाइटी के, जिसका नाम होता है, मतलब जिस जगह का नाम होता है कार्बोनेरी, ठीक है। बट ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831, एग्जाइल मीन्स जेल, फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुएरिया। दो और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं, यंग इटली इन मार्सिलीस एंड यंग यूरोप इन बर्ने, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, नाम भूलना मत। जिसे मजीनी बिलीव्ड कि गॉड का इंटेंशन ही यही था कि नेशंस जो हैं उनको कैसा रहना चाहिए, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मतलब मैनकाइंड को नहीं भूलना चाहिए, इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। हम जो ये सारी जो टेरिटरीज़ हैं आसपास की, जो यूरोपियन पावर्स हैं, जब इन्होंने फ्रांस में नेपोलियन को हरा दिया, तो अब ये उसकी टेरिटरीज़ को क्या कर रही हैं, एनेक्स करने की कोशिश कर रही हैं और उसको वीक करने की कोशिश कर रही हैं, राइट। तो ये किसको नहीं अच्छा लगा, ज्यूसेप मजीनी को। साथ में ये इटली में थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, तो इटली में भी यूनिफिकेशन की जब बात आएगी, अभी हम आगे देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन, ठीक है, तब वहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि भाई ये तो सही तरीका नहीं है, ठीक है। हिज अपोजिशन टू मोनार्की एंड विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड कंजर्वेटिव्स, नॉट ओनली इन इटली, इसके बाहर भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पर मोनार्कीज़ थी, वहाँ पर लोगों को डर लगता था, क्योंकि जिसे मजीनी के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से लोगों के बीच में फैल रहे थे, ठीक है। एंड ही वॉज सो मच फर्म इन हिज अपोजिशन टू मोनार्की दैट the even conservatives used to have fear from him, ठीक है। मैटरनिक क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, मैटरनिक क्या बोल देते हैं जोसेफ मजीनी को, दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मोनार्की के अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है, तो पूरा सोशल ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। ये बात थी यहीं तक। अब ये एक छोटा सा टाइमलाइन कह लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, नेपोलियन आ जाता है कब, 1804, नेपोलियन एक कोड लेकर, ठीक है, लेकिन 1804 से 1815 तक रूल करता है। 1850 में कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं, क्योंकि 1815 में नेपोलियन को मार दिया जाता है इन दी बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक। 1815 से 1830 तक चलता है कंजर्वेटिव एरा, राइट, लेकिन कंजर्वेटिव से लोग खुश नहीं होते, ठीक है, तो 1830 से दोबारा से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत इंटेंसिटी से चालू हो जाती हैं और 1848 तक
चलती हैं। 1848 के बाद क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। रेवोल्यूशंस लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास और एलाइट्स, जिसमें किसको मिडिल क्लास एलाइट्स, किसको मिडिल क्लास में भी जो एलाइट्स थे थोड़े से ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, राइट। कौन थे? प्रोफेसर्स जो थे, स्कूल टीचर्स जो थे, या जो क्लर्क्स थे, ठीक है। वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। फर्स्ट अपहेवल, पहली बार रेवोल्यूशन कब उठा? फ्रांस में 1830 में, ठीक है। बर्बन किंग जो होता है उसको बोला जाता है कि भाई आपको रिप्लेस कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड कौन बन जाता है? लुइस फिलिप। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि मोनार्की तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, और अब ये जो मोनार्क है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ मोनार्की थी, अब वो चाहते हैं कि क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। और बोर्बन किंग जो था उसको हटाकर किसको रखा? लुइस फिलिप, राइट। बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट कर दिया, इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं, ठीक। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीस की बात हो रही है। ग्रीक मतलब ग्रीस, ठीक है। इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस दी यूरोप, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ऐसा क्या खास था? खास बात ये थी कि ये एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की वाला जो रीजन है, ठीक है। अब टर्की वाला रीजन ऑटोमन एम्पायर है, किसके अंडर में था? एक्चुअली मुस्लिम्स के अंडर था, ठीक है। 1821 में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यहाँ पर जागता है, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब हमें ग्रीस को ना ऑटोमन एम्पायर से फ्री कराना है, इंडिपेंडेंट कराना है, राइट। तो पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ग्रीस को क्या बोला? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, MCQ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रेडल का मतलब होता है क्रेडल का मतलब पालना, ठीक है, या झूला। जो छोटा बेबी होता है जब उसका बर्थ होता है ना, तो थोड़े समय बाद हम उसको एक क्या करते हैं? पालने में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ग्रीस है वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, कि यहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, राइट। तो यहाँ पर होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, जो क्या बोलता है कि ग्रीस जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। ऐसे हमने इजी पीजी पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इतना आसान था। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चला है, ठीक है। लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ रेवोल्यूशंस किए हैं ग्रीस में, राइट। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या था, है ना। ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया। चलो अब देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यहाँ पर नेशनल फीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है, ठीक है, जिसको रोमांस से कंपेयर किया गया है एक तरीके से, है ना। उस रोमांटिक पर्सपेक्टिव में देखा गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इस समय लोगों को लगने लगा था कि कल्चर जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन। और किस तरीके से किया गया ये? म्यूज़िक, पोइट्री, डांस फॉर्म्स, है ना, फोक सॉन्ग्स, इन सब की मदद से, ठीक है। दे हेल्प्ड इन शेपिंग एंड एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, राइट। तो बेसिकली एक एक्सप्रेस करने का तरीका था। रोमांटिसिज्म को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट बोला गया क्योंकि इसको कल्चर से जोड़ा गया, है ना। डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी कि इमोशंस की, फीलिंग्स की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन कैसे? नेशनलिस्ट, अपने नेशन के प्रति इमोशंस फील हो रहे हैं, ठीक है। और रोमांटिसिज्म क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या बताना चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने नेशन के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। रोमांटिक रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको जैसे अपने बिलव्ड के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसे ही आपको अपने नेशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नेशन होना चाहिए। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जो थे उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे लिया? उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ठीक है, मतलब जो लॉजिक था या जो रीज़न की बात उस समय हो रही थी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि इतना ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन, यानी कि इंट्यूशन का मतलब क्या है? जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आपको यू डोंट नो हाउ बट यू नो कि हाँ दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। एंड मिस्टेक फीलिंग्स, सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग्स कैसे किया गया? फोक सॉन्ग्स की मदद से, डांस की मदद से और फोक पोइट्री की मदद से, जो खुद के पर्टिकुलर रीजन्स ने अलग अलग होगी। फोक का मतलब क्या होता है? जो पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होता है,
इट एम्फेसाइज ऑन वर्नेकुलर लैंग्वेज। वर्नेकुलर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लोकल। तो दे फोकस्ड ऑन वर्नेकुलर लैंग्वेज, ठीक है। कैरल कुरपिंस्की जो होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया? ओपेराज और म्यूजिक की मदद से, राइट। नाम याद रखेंगे। फोक डांसेस को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है, जिनके नाम थे पोलोनेज एंड माजुरका। पोलोनेज और माजुरका दो फोक डांसेस का यहाँ पर जिक्र किया गया। हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि पोलोनेज और माजुरका क्या है, ठीक है। तो आपको बनना चाहिए कि दीज आर फोक डांसेस, ठीक है। और यहाँ से किसका नाम रिलेटेड है? कैरल कुरपिंस्की। यूज़ ऑफ पोलिश लैंग्वेज। पोलिश का मतलब क्या है? वो वाला पोलिश नहीं जो आप समझ रहे हैं। पोलिश का मतलब है पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको पोलिश लैंग्वेज बोला गया। एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रशिया ने क्या कर लिया था? पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। फिर तो हर रीजन क्या कर रहा था? अपने अपने तरीके से, है ना, अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करके जो यूरोपियन पावर्स इमर्ज हो रहे थे, है ना, और दूसरी कंट्रीज पर कंट्रोल कर रहे थे, उनको उनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे सारे लोग, ठीक है। हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। अब कुछ रिवोल्यूशंस यहाँ पर कैसे आए? जो किसकी वजह से हुए? हंगर की वजह से, यानी कि खाने की कमी, स्कैरसिटी ऑफ फूड की वजह से हुए, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुए, और बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, है ना, लोगों के पास काम नहीं रहा, काम नहीं रहा तो लोग माइग्रेट करने लग गए ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको काम मिलेगा, ठीक है। बिजनेसेस में लॉसेस होने लगे। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पर जो मशीन मेड गुड्स आने लगे, इंडस्ट्रीज से बने हुए सामान आने लगे, तो सस्ते हो गए, ठीक है, क्योंकि मशीन से बना हुआ सामान सस्ता हो जाता है, ठीक है। उसका जब इम्पोर्ट होने लगा तो लोकल ट्रेडर्स जो थे या लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो थे, उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा और लॉस भी हुआ, क्योंकि लोग सस्ता सामान, चीप सामान खरीदने के लिए तैयार थे, ठीक। पीजेंट्स वर स्ट्रगलिंग, वाई? बिकॉज ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उस समय, इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशंस उनके ऊपर लगा दिए जाते थे, है ना, हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स वगैरह मिल रहे थे उनको, जो उनकी परेशानी बढ़ा रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? क्योंकि फसल भी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुआ, तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई और प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, तो अब ऐसे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाएंगे और रेवोल्यूशन करने के लिए सामने आ जाएंगे, ठीक है। 1848 में फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो गया? जो पेरिस की पॉपुलेशन थी, है ना, ये सड़कों पर आ गई, राइट। पेरिस की पॉपुलेशन सड़कों पर क्यों आ गई? क्योंकि अब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, हमको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से आपके नाटक अलग से चल रहे हैं, ठीक। लुइस फिलिप जो होते हैं, इनको बोले जाते हैं कि अब एक काम करो, उठो और यहाँ से जाओ, राइट। मतलब ही वॉज फोर्स टू फ्ली। फ्ली का मतलब उड़ना नहीं, पंख नहीं थे उनके। फ्ली का मतलब यहाँ पर है कि वो जो किंग बने हुए बैठे थे, है ना, मोनार्क बने हुए बैठे थे, उनकी जगह से उनको फोर्सफुली हटाया गया। नेशनल असेंबली जो थी, इसने क्या प्रोक्लेम किया कि अब फ्रांस क्या है? रिपब्लिक है। और सारे अडल्ट मेल्स को, अगेन मेल्स, नॉट एवरीबडी, ठीक है, सारे मेल्स को जो कि 21 ईयर से अबव है, उनको सफराज दिया। सफराज का मतलब वो है राइट टू वोट, ना, मतलब अब किसको नेशनल असेंबली में वोट करने का अधिकार किसको मिल गया? सारे मैन को जो 21 ईयर से अबव है। प्लस इनको राइट टू वर्क का भी क्या दिया गया? गारंटी दी गई कि अब आपको राइट टू वर्क भी मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीवर्स इन सिलेसिया 1845। इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना MCQ बहुत बनता है, लगभग हर साल एक MCQ ये वीवर्स ऑफ सिलेसिया से आ जाता है। अगर आप चैप्टर को ऐसे ही पढ़ते हैं ना तो आपको लगेगा कि ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीवर्स वाला जो क्वेश्चन है ये आता ही है एक बार, ठीक है। जैसे वीवर्स वाला हुआ, या जो फोक डांसेस है ना, पोलोनेज और माजुरका जो मैंने बताया, ठीक, ये सारे के सारे MCQs में बहुत ही पिक्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो इनको ध्यान रखना, भूलना मत। देखते हैं वीवर्स इन सिलेसिया क्या हुआ। सिलेसिया नाम की एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर वीवर्स जो हैं वो रेवोल्यूशन करने आ जाते हैं किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, जो उनको काम देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना, ये एकदम से बहुत ज़्यादा पेमेंट्स को घटा देते हैं ना, दे ड्रास्टिकली रिड्यूस दी पेमेंट्स। क्यों?
वीवर्स की कंडीशंस ऑलरेडी गड़बड़ होती हैं, ठीक है, इनको जॉब्स नहीं मिलती, इनको काम नहीं मिलता, और इसका एक कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पर सारा काम कैसे हो रहा है, मशीन से हो रहा है, राइट। तो दे आर डेस्परेट फॉर जॉब्स, राइट। इसका फ़ायदा कौन उठा लेता है, कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स उनको जो पहले से ऑर्डर्स दिए रहते हैं उसके प्राइसेस को कम कर देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि पहले उन्होंने बोला होगा कि हम आपसे एक कपड़ा 10 रुपये में लेंगे सपोज, ठीक है। फ्रांस में हालांकि रुपए में नहीं बिकेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि भाई हम एक कपड़ा 10 रुपये में लेंगे, तो उसके बाद ऑर्डर देने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं अब हम आपसे 7 रुपये में लेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, वीवर्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। उनको वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, है ना, वैसे उनके पास काम नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसी हरकतें करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो वीवर्स को गुस्सा आ जाता है। वीवर्स क्या करते हैं, 4 जून को डिसाइड करते हैं कि भैया हम पेरिस में मार्च करेंगे, है ना, रैली कंडक्ट कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट कराएंगे, और कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर, ठीक है। उनसे बोलेंगे कि हमें वेजेस ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए अपने काम के लिए, ठीक है। जब वो मना करते हैं तो ये फोर्सफुली उनके घरों में और स्टोर हाउसेज में घुस जाते हैं, ठीक। कॉन्ट्रैक्टर्स डर जाते हैं कि इतने सारे वीवर्स एक साथ हमारे साथ आ गए और ऐसा ना हो कि ये वायलेंट मेजर्स को यूज़ करने लगे, तो वो नेबरिंग विलेजेस में भाग जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे व्यक्ति को घर नहीं देना चाहता या जगह नहीं देना चाहता जो वीवर्स को परेशान कर रहा था, ठीक है, जो सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा था। तो ये क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं 24 घंटे के अंदर ये वापस आते हैं पेरिस में, लेकिन आर्मी के साथ आते हैं, ठीक है। आर्मी के साथ आते हैं और 11 वीवर्स को शूट किया जाता है, ठीक है। अब ये आर्मी के साथ आए, मतलब आर्मी कहाँ से आई यहाँ पर इनको सपोर्ट होता है गवर्नमेंट से, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस से, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट। 1848 में अब जो रेवोल्यूशन होगा वो कौन करेगा, लिबरल्स, राइट। मतलब वीवर्स का जब रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है ये अपना एक अलग पैरेलल रेवोल्यूशन चला रही थी, मतलब उसके साथ जब वो चल रहा था तभी ये भी चल रहा था। फ्रांस में 1848 में क्या होगा, मोनार्क जो है उसको एब्डिकेशन करते हैं, मतलब फोर्सफुली उसको वहाँ से भगाया जाता है, ठीक है। कौन होता है, लुइस फिलिप। रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफराज, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज नहीं है, कोई भी पेपर में ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब हम सिविक्स में पढ़ते हैं तो हम जनरली यूनिवर्सल अडल्ट सफराज पढ़ते हैं, है ना, कि सारे लोग जो 18+ हैं। लेकिन यहाँ पर मेल सफराज की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन्स को क्या किया गया, वोटिंग का अधिकार दिया गया, और यहाँ से मोनार्क को फाइनली हटाया गया 1848 में, राइट। इसके कारण दूसरे नेशंस जो होते हैं वो भी इंस्पायर होने लग जाते हैं फ्रांस से। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये 4 जो थी ना, इंक्लूडिंग रशिया ऑल्सो, उस समय रशिया तो एशिया में थी हालांकि और यूरोप के छोटे से पार्ट में थी, लेकिन ये उस समय यूरोपियन पावर्स कहलाती थी जो इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ पर मैन और विमेन जो होते हैं दोनों मिलकर, मैन और विमेन क्यों स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि विमेन जो है उनके पास भले वोटिंग राइट नहीं थी, लेकिन दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। दैट्स वाई उनको हमने एक्सप्लिसिटली क्या किया है, मेंशन किया है ना। दे वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। अब इनको चाहिए नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब कि जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स थे उनको ये क्या चाहते थे कि भैया आप इनको जोड़कर क्या करो, यूनिफिकेशन कर दो, एक नेशन बना दो, ठीक है। और साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, ठीक है। बात करेंगे जर्मनी की। जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मिडिल क्लास ग्रुप मेड पॉलिटिकल एसोसिएशंस एट फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट इज द नेम ऑफ द सिटी, डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब कि एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के लोग रहेंगे, राइट। और ये कैसे बनेगी, वोटिंग से बनेगी। 18 मई 1848 831 मेंबर्स जो हैं ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं जर्मनी के लिए, जो मोनार्की के द्वारा हेड किया जाएगा, है ना, एंड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, मोनार्की भी होगी और पार्लियामेंट भी होगा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लोगों की बात भी मानी जाएगी, और मोनार्की क्यों है, मोनार्की सिर्फ एक हेड होगा वहाँ पर, ठीक है। किंग फ्रेडरिक विलियम जो होते हैं प्रशिया के, है ना। प्रशिया कहाँ है, प्रशिया जर्मनी का जर्मनी का एक पार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न वाला हिस्सा, ठीक है। वहाँ पर किंग फ्रेडरिक विलियम IV जो होते हैं
क्योंकि अब प्रशिया को भी जर्मनी में जोड़ना था, तो ये मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, ठीक है। और साथ में जो बाकी मोनार्क्स होते हैं जो कि इलेक्टेड असेंबली का अपोजिशन कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पावर्स कम होती हैं अगर इलेक्टेड असेंबली बन जाती तो ये सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट ये अपोजिशन करेंगे, ठीक है। अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, राइट। सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड। धीरे धीरे करके क्या हुआ यहाँ पर, मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं जो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं वो लोग स्ट्रांग होते जाते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट का जो सोशल बेस होता है वो हिलने लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का सोशल बेस क्या होना चाहिए था, जो मिडिल क्लास हैं और जो उसमें वर्कर्स भी हैं, आर्टिशंस वर्कर्स, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन सबकी से इसमें होनी चाहिए, लेकिन उनकी से कम हो जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो होता है वो किसके द्वारा डोमिनेट कर लिया जाता है, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास कौन सा, मिडिल क्लास में भी जो एलाइड ग्रुप आ रहे थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा था। दे रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशंस। उन्होंने वर्कर्स और आर्टिशंस की, यानी लोअर मिडिल क्लास जो थे, उनकी बात माननी बंद कर दी, तो इन लोगों ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। ट्रूप्स मंगाए गए और असेंबली को फोर्सफुली क्या कर दिया गया, डिसबैंड, राइट। डिसबैंड करने का मतलब है कि असेंबली को ख़त्म करने की कोशिश की गई, राइट। विमेन ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि असेंबली बनी रहे, ठीक है। या फिर जो नेशनलिज्म चल रहा था उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन होते हैं फाइनली बाद में असेंबली के, तो भी वेमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते, है ना, धोखा हो गया उनके साथ। मोनार्क्स रियलाइज्ड कि भैया रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन की जो साइकिल चली आ रही है कि ये लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, हम फिर रिप्रेशन करते हैं। रिप्रेशन करना मतलब हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं रेवोल्यूशन को। तो यही चल रहा है इतने समय से कि ये रेवोल्यूशन करेंगे, हम इनको सप्रेस करेंगे, फिर रेवोल्यूशन करेंगे, फिर सप्रेस करेंगे, ठीक है। इस साइकिल को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि भैया जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है, इनको कुछ कंसेशन दे दो, इनकी कुछ कुछ डिमांड्स को मान लो, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं कि काम करते हैं, जो सर्वडम और बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जिसमें बॉन्डेड लेबर्स को सर्फ बना लिया जाता, बॉन्डेड लेबर बना लिया जाता था कि आप हमारे लिए काम करते रहेंगे बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेजेस के, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन। उसको बोल देते हैं कि चलो ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, अबॉलिश, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, इतने से जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे और कम से कम रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, राइट। मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी को फाइनली बनाया कैसे गया 1848 तक क्या था कि मिडिल क्लास जो है वो नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट लड़के, मोनार्की के अगेंस्ट लड़के, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि मतलब जब तक लड़ रही थी तब तक ये मोनार्की और मिलिट्री जो थी उसको क्या कर देते थे, रोक देते थे ना। प्रशिया की जो मिलिट्री थी, मोनार्की थी, वो उसको रोक देती थी, सप्रेस करने की कोशिश करती थी। लेकिन 1848 के बाद क्या होता है कि यहाँ की अथॉरिटीज़ खुद ये रियलाइज़ करती हैं कि काम करते हैं, अब हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं यूनिफिकेशन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो रेवोल्यूशनरीज करेंगे। कैसे करेंगे सॉरी कैसे करेंगे, ये कंटिन्यूस रेवोल्यूशन करते ही रहेंगे, हम इनको रिप्रेस करेंगे, फिर ये रेवोल्यूशन करेंगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इसमें बहुत नुकसान है। तो एक काम करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो ये करने लगेंगे। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, खुद ही यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। साथ में अगर यूनिफिकेशन होता है ना, प्रशिया के साथ यूनिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मतलब ये खुद की जगह ज़्यादा फिर से एम्पावर्ड हो जाएंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोग भी थोड़ा सा, रेवोल्यूशनरीज भी थोड़ा सा शांत रहेंगे। मूवमेंट अंदर ऑटोवन बिस्मार्क, ऑटो वन है, ठीक है। ऑटोवन बिस्मार्क के अंदर क्या था, 3 वॉर लड़ेगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, ठीक है, ताकि प्रशिया की टेरिटरी मिल सके। 1871 में विलियम वन जो होते हैं रूलर, वो बोलते हैं कि जर्मनी के रूलर कौन है, हम बनेंगे, राइट, हम जर्मन एम्परर बनेंगे। नेशन बिल्डिंग कैसे होगी, एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। मतलब जर्मनी में कुछ कुछ सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करके नेशन बिल्डिंग, नेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, किसके साथ, प्रशिया के साथ, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये इटली है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन, राइट। यूरोप में ये नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाता है।
अब यहाँ पर ये जो पिंक एरिया है इसका नाम है सार्डिनिया और इसका नाम है पिडमॉन्ट। इन दोनों को ही मिलाकर बोलते हैं पिडमॉन्ट या सार्डिनिया पिडमॉन्ट, राइट। ये जो ऊपर ग्रीन वाला हिस्सा है ये किसका था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। हैब्सबर्ग एम्पायर था कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में, राइट। ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है ना। फिर ये पेपल स्टेट ये रोमन एम्पायर का था। और ये वाला जो 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज थे ये किसके अंडर थे? स्पेन के अंडर थे। किसके अंडर थे? स्पेन, अगेन अनदर कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक। इनको मिलाकर क्या बनाना क्या था? यूनिफिकेशन होना था इटली का। इटली में फिर से अगेन किसका नाम आ जाता है? जिसेप मजीनी, ठीक है। ये इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? सार्डिनिया पिडमॉन्ट, ठीक है, अंडर द किंग विक्टर इमैनुअल II। नाम हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। किसका? इमैनुअल विक्टर इमैनुअल II कहाँ के किंग थे? सार्डिनिया पिडमॉन्ट रीजन के, राइट। जिसेप गैरिबल्डी दूसरा व्यक्ति है ये, ठीक है। ये स्पेनिश रूलर को कहाँ से हटा देते हैं? सिसिलीज से भगा देते हैं। कैसे? रेवोल्यूशन करके, ठीक है। किसकी मदद से? लोकल पीजेंट्स की मदद से। आर्मी इकट्ठा करते हैं और उसमें जो लोकल पीजेंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है और स्पेनिश रूलर को भगाया जाता है ये वाले रीजन से। 2 किंगडम्स ऑफ द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ठीक है। ये सिसिली और ये नेपल्स। तो ये भी कहाँ आ गया? इटली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पेपल स्टेट जो होता है ये खुद ही अपनी पावर को डाइल्यूट कर देता है कि ठीक है भैया हम अपनी पावर को कम करते हैं, बिकॉज नहीं करेंगे तो अगेन रेवोल्यूशंस यहाँ पर क्रिएट होंगे। 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो होते हैं वो यूनिफाइड इटली के लीडर बन जाते हैं, ठीक है। यूनिफाइड इटली मतलब ये जो पूरे रीजन्स थे इन दोनों के पास, पिडमॉन्ट सार्डिनिया के पास तो आई ही, ठीक है। पेपल स्टेट ने खुद ही अपनी पावर को कम कर दिया। ऑस्ट्रिया भी इसके पास आ जाएगा और सिसिली भी, ठीक है। और ऑस्ट्रिया तो वैसे ही जर्मनी के साथ था पहले से। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में यूनिफिकेशन जो होता है कुछ अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। एकदम से कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा ग्रेजुअल यूनिफिकेशन, मतलब धीरे धीरे होगा यूनिफिकेशन, ठीक है। एथनिक ग्रुप्स थे। कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स थे पूरे उस एरिया में? इंग्लिश मतलब जो प्रॉपर इंग्लैंड के लोग थे, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ठीक है। वेल्स करके जो जगह वहाँ के लोगों को वेल्श बोला गया, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है, वहाँ के लोगों को स्कॉट और आयरिश बोला गया। ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, ठीक है। इंग्लिश ग्रुप जो था ये डोमिनेंट था, ठीक है, मतलब बाकी लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया तो ये थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, है ना, और वेल्दी हो गए। तो ये इस बेसिस पर क्या करते थे? बाकी ग्रुप्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है? मोनार्की से पावर अपने हाथ में ले लेती है और नेशन स्टेट बना देती है कि पूरे इस एरिया को हम क्या बना रहे हैं? नेशन स्टेट बना रहे हैं, जिसका हेड कौन बनेगा? इंग्लैंड, ठीक है। इसका सेंटर कौन बनेगा? इंग्लैंड, राइट। एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में, किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। जिसके बाद रिजल्ट क्या होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना, जिसको आज आप यूके बोलते हैं, ठीक है, वो फॉर्म होता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट ऑफ यूनियन होता है। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन मतलब हम स्कॉटलैंड को मिला रहे हैं, लेकिन स्कॉटलैंड को फोर्सफुली मिलाया जाता है, ठीक है। स्कॉटलैंड की मर्जी नहीं होती है, फोर्सफुली मिलाया जाएगा। साथ में उसका जो अलग कल्चर था या जो उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको क्या किया गया? सप्रेस किया गया। यहाँ पे अगेन कौन डोमिनेट कर रहा है? इंग्लैंड। स्कॉटलैंड के जैसे आयरलैंड का भी सेम काम हुआ, ठीक है। आयरलैंड को भी क्या करना पड़ा? सफ़र करना पड़ा जब उसने अपने इंडिपेंडेंस की बात की, लेकिन फोर्सफुली बाद में इनको क्या किया जाएगा? अपने अंडर में मिला लिया जाएगा बाय द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड में एक बहुत ही डीप डिवीजन था, मतलब बहुत गहरे डिविजन्स थे। किसके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, दो ग्रुप्स थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। सॉरी फॉर दिस। इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट टू डोमिनेट कैथोलिक्स। जो आपके इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम किसके सपोर्ट में? प्रोटेस्टेंट के सपोर्ट में, ठीक है। और ये किसको डोमिनेट करना चाहते थे? कैथोलिक्स को, राइट। तो आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801 आफ्टर अ रिवोल्ट। न्यू ब्रिटिश नेशन, तो जो नया ब्रिटिश नेशन बना उसमें सारी कंट्रीज थी, सारे जो ग्रुप्स अभी हमने देखे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, है ना, वेल्स और इंग्लैंड खुद, ठीक है। जिसमें कल्चर कौन सा डोमिनेट कर रहा था? इंग्लिश, ठीक है। बाकी जगह के कल्चर को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इम्पोर्टेंस बहुत कम दी जाती थी।
नया ब्रिटेन जो बना उसके कुछ सिंबल्स निकाले गए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग जिसका नाम था यूनियन जैक, नेशनल एंथम जो कि था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में भले स्कॉटलैंड की भाषा अलग है, आयरलैंड की भाषा अलग है, लेकिन हम किसको ज़्यादा डोमिनेंट मान रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक, बाकी नेशंस जो थे उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के, कि उनकी ज़्यादा चलती नहीं है किसके सामने, इंग्लैंड के सामने। ठीक, इसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को किस हिसाब से विजुअलाइज करना चालू किया गया उस समय पे, फीमेल फिगर्स की तरफ से। ठीक है, जैसे कि लिबर्टी को बोला गया कि भैया ये क्या है, फीमेल फिगर माना गया लिबर्टी को। ठीक है, जैसे अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जस्टिस भी एक फीमेल फिगर माना जाता है, जिसकी आँख पे पट्टी लगी होती है और हाथ में एक तराजू होता है। ठीक है, तो जैसे फीमेल फिगर्स को माना गया ये सारे आइडियाज़ में, ठीक है, वैसे ही नेशन को भी एक फीमेल फिगर की तरह देखा गया। ठीक है, फ्रांस को कैसे देखा गया, क्रिस्टीन मैरियन, राइट, जिनके कुछ अलग अलग फीचर्स थे। और जर्मनी में क्या बोला गया कि जर्मेनिया नाम के एक फीमेल पोर्ट्रे से हम इसको समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि ये वहाँ पर कोई लेडी थी एक्चुअली, ठीक है, या कोई रानी या कोई भी लेडी नहीं थी वहाँ पर ऐसी, राइट। यहाँ बस उनको क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है एक फीमेल फिगर की तरह, ठीक है, और उनको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड की गई है। द लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, कि नेशनलिज्म से हम इम्पीरियलिज्म में कैसे पहुँच गए। ठीक है, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अपने नेशन के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, इम्पीरियलिज्म इज़ ऑल्सो नेशनलिज्म, ठीक है, लेकिन यहाँ आप अपने नेशन के लिए क्या हो, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो, लेकिन यहाँ पर आप ये मानते हो कि हमारा ही नेशन सबसे अच्छा है। ठीक है, हम जो चाहते हैं हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं, बाकी कोई भी कंट्री हमारे बराबर या हमारे मतलब उतनी रिस्पेक्टफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अब बेस्ट बताने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट करेगी। ठीक है, लेटर 19वीं सेंचुरी में क्या होगा, नेशनलिज्म ज़्यादा आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट को कंटेन नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे लोगों में कम होने लग जाएगी। ठीक है, या वीक होने लगेगा आइडिया, राइट। ग्रुप्स जो है वो इंटॉलरेंट हो जाएंगे और वॉर करने के लिए हमेशा रेडी होंगे, राइट। यूरोपियन पावर्स जो हैं इस कंडीशन को क्या करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कि हाँ हम लोगों को भड़का के क्या कर सकते हैं, अपने इम्पीरियलिस्टिक एम्स को पूरा कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, खुद ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। ये चीज़ हमें देखने को कहाँ मिलती है, बाल्कन एरिया। बाल्कन एरिया कहाँ है, यूरोप में एक बाल्कन कोई कंट्री नहीं है अलग से, है ना, इट इज़ अ ग्रुप जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ सर्वाइव कर रही है, उस एरिया को हमने बोला है बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में बहुत सारी अलग अलग कंट्री जिनके बहुत अलग अलग कल्चर्स, ठीक है, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ठीक, ये सारी जो कंट्रीज़ थी इनके बीच में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का बन गया। ठीक, पहली बात तो ये कि बाल्कन रीजन जो था वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, कंट्रीज़ जो थी उनको क्या चाहिए था, कंट्रीज़ को चाहिए था इंडिपेंडेंस, कि हमें किसी भी ऑटोमन एम्पायर के, स्पेशली एक मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम कंट्रोल के अंदर नहीं रहना है। ठीक है, तो बाल्कन एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होने लग गए, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, साथ में ये भी एक दूसरे के साथ आपस में ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे, राइवलरी क्रिएट हो रही थी यहाँ पर। ठीक, और दूसरा कारण क्या था कि जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे, ठीक है, जैसे कि रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर और इंग्लैंड, इन लोगों को ये लगता था कि हमें बनानी है कॉलोनीज। कॉलोनियलिज्म चल रहा था, है ना, इम्पीरियलिज्म जो है वो कॉलोनियलिज्म से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबको लगता था कि ये जो टेरिटरीज हैं ये हमारे अंडर में आ जाएं, ठीक है, ताकि हम अपना ट्रेड यहाँ पर कर सकें और इनको अपनी कॉलोनीज बना सकें, राइट। जिसके कारण क्या हुआ कि ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, ये सब के सब चाहते थे कि बाल्कन रीजन में हमको पावर मिल जाए, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा राइवरली होती है, खींचातानी होती है और शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 इन द ईयर 1914। कब तक चलेगा, 1918 तक। ठीक,
कॉलोनाइज कंट्री जो होती हैं ये क्या करती हैं, इम्पीरियलिज्म को अपोज करना चालू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद एक कॉलोनी है और ये इम्पीरियलिज्म को फील कर पा रही है कि इम्पीरियलिज्म कितने ज़्यादा ख़राब कंसेप्ट है, ठीक है, स्पेशली जब आप उसको दूसरी कंट्री के ऊपर थोप रहे हो। तो ये जितनी भी कॉलोनाइज कंट्री थी ये अपोज करना चालू कर देती है इम्पीरियल डोमिनेशन को, और एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चालू हो जाते हैं। नेशनलिस्ट लोग दोबारा से जागते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो दूसरी कंट्री आपके ऊपर आकर क्या कर रही है, इम्पीरियलिज्म जमा रही है, कॉलोनी बना रही है आपको हर तरीके से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रही है। तो अब दोबारा से नेशनलिज्म की भावना जाग जाएगी, ठीक है। स्ट्रगलिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, अब जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें दोबारा नेशनलिज्म जागेगा लोगों के अंदर, और वो क्या करेंगे, फिर से नेशन स्टेट इंडिपेंडेंट होने की बात करेंगे, ठीक है। एवरीवेयर पीपल डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, सबके लिए नेशनलिज्म एक जैसा नहीं था, ठीक है। हर जगह के हर कंट्री के नेशनलिज्म में थोड़े बहुत वेरिएशन थे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कंट्री, बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट ये सारी जगह पर नेचुरल और यूनिवर्सल माना गया और उसको पूरा एक्सेप्टेंस मिला, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, और ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आता है आपका वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते होते बहुत सारी कंट्रीज़ जो होती हैं वो क्या बोलती हैं, अपनी अपनी मतलब जो जिन कंट्रीज़ ने उनको कॉलोनी बना कर रखा था कि हमें चाहिए इंडिपेंडेंस, जिनमें से एक कंट्री थी हमारी अपनी इंडिया, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म होता है 1945 में और हम आज़ाद होते हैं 1947 में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन, कि हम क्यों उसके 2 साल बाद आज़ाद हुए, क्या कहानी है, ये पढ़ेंगे हम अपने सेकेंड चैप्टर में, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई पर्सनली फील कि ये जो चैप्टर हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है ये मुझे खुद को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। बट ऑल्दो आई ट्राई कि कम से कम मैं उसको आपके लिए थोड़ा सा ईजी बना सकूँ, इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की। हालांकि ऐसे कर करके भी 15-16 पेज के नोट्स बने, क्योंकि बुक में अराउंड ये चैप्टर 25-27 पेजेस का है, ठीक है। तो अगर उतना सम अप करना है तो इतने कम पेजेस तो एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर हम इसमें भी बचना चाहेंगे तो काम नहीं बनेगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर ये आपके लिए मददगार रहा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिर्फ वीडियो देख के मत चले जाया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत काम भी किया करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।